हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल में। अब हम पढ़ने वाले हैं कोशिका विभाजन का अगला प्रकार। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था क्या कि कोशिका विभाजन तो 3 तरह की होती है, लेकिन कि पहला टाइप हमने पढ़ा था। वो टाइप क्या था? समसूत्री विभाजन के बारे में हमने देखा, माइटोसिस के बारे में देखा। उसमें ये देखा था कि एक कोशिका जो है, मतलब एक कोशिका से 2 कोशिकाएं या 2 डॉटर सेल्स किस तरह से बनती हैं, किन किन परिस्थितियों से क्या है कोशिका को गुजरना पड़ता है, तब लास्ट में जाकर के क्या एक मातृ कोशिका से 2 डॉटर सेल्स बनती है। उसमें यही चीज हमने देखा था कि वहां पर जो गुणसूत्रों की संख्या थी वो समान थी। मतलब कह सकते हैं कि जो मातृ कोशिका का गुण था वही क्वालिटी, वही क्रोमोसोम्स किस में उपस्थित थे, तो हम कहेंगे डॉटर सेल्स में उपस्थित थे। आज हमें क्या देखना है? आज हमें कोशिका विभाजन का अगला टाइप देखना है। यदि आप उसके पिछले वाला वीडियो मतलब माइटोसिस या फिर समसूत्री विभाजन के बारे में नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, नहीं जाना है, तो आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उसका नाम है क्या? उसका नाम मियोसिस है। मियोसिस, मियोसिस का मतलब क्या? अब यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन के बारे में हम देखेंगे। क्या मियोसिस का मतलब? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन। अब ये क्या है? अर्धसूत्री विभाजन। ये भी कोशिका विभाजन का एक प्रकार ही है। ठीक है। अब अर्धसूत्री विभाजन में क्या होगा? सबसे पहली बात तो इसको हम समझते हैं, अर्धसूत्री का मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात कि मियोसिस होता क्या है, तो हम देखेंगे कि अर्धसूत्री, अर्धसूत्री का मतलब यदि हम अच्छे से ढंग से देखें, इसको डिवाइड करें तो 2 भागों में डिवाइड होगा। एक तो अर्ध और दूसरा क्या? सूत्री। यही ना होगा? एक तो अर्ध होगा और दूसरा सूत्री होगा। अब अर्ध का मतलब क्या होता है? सो आधा होता है। अर्ध का मतलब हम ले लेते हैं आधा। अर्ध का मतलब आधा और सूत्री का मतलब कल हमने बताया था, सूत्री का मतलब गुणसूत्र से लेते हैं। ठीक है, क्या गुणसूत्र से लेते हैं, सूत्री का मतलब गुणसूत्र से लेते हैं। अब जरा देखेंगे कि इसमें क्या पढ़ना है? आधा गुणसूत्र। आधा गुणसूत्र पढ़ना है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब इसमें जो मदर सेल डिवाइड होगी उसके अंदर जितने भी मतलब कहेंगे क्रोमोसोम्स उपस्थित होंगे, तो डॉटर सेल में जब क्रोमोसोम की संख्या देखी जाएगी तो डॉटर सेल में क्रोमोसोम्स की संख्या मदर सेल से आधी हो जाएगी। किसे देखेंगे? जैसे माना कि ये क्या है? ये हमारी एक मदर सेल है। ये क्या? ये मदर सेल है। मदर सेल का मतलब क्या? मातृ कोशिका। मदर सेल है। अब मदर सेल में हम मान लेते हैं कि इसमें जो क्रोमोसोम्स की संख्या है वो कितनी है? 2x है। क्रोमोसोम्स की संख्या 2x। अब ये जब डिवाइड होगी तो क्या यहाँ पर हम कहेंगे कि 2 सेलों में डिवाइड हो रही है। 2 सेल क्या? ये 2 डॉटर सेल बना रही है। मान लेते हैं कि इनको ये क्या है? ये डॉटर सेल। डॉटर सेल। अब क्या देखेंगे कि डॉटर सेल जो ये दोनों बनी हुई है, इन डॉटर सेलों में गुणसूत्रों की संख्या हमें देखनी है। हमने क्या बताया कि मदर सेल में गुणसूत्र की संख्या जब n, तो अब जब ये डॉटर सेल में डिवाइड हो तो यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या इसकी आधी हो जाएगी भाई। इसकी आधी मतलब हाफ हाफ हो जाएगी इन दोनों में। हाफ यहाँ पर और हाफ यहाँ पर होगा। अब देखा हमने, समझ पाया कि क्या समझा कि यहाँ पर जब मदर सेल डिवाइड होती है तो मदर सेल में जितने भी क्रोमोसोम्स उपस्थित होंगे उनका आधा उनकी डॉटर सेल में या पुत्री कोशिकाओं में केवल क्या होंगे? उपस्थित होते हैं क्रोमोसोम्स। इसी विभाजन को कहा जाता है क्या? अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, क्या कहा जाता है? अर्धसूत्री विभाजन। तो आपने समझा, क्या समझा? ये कि इस विभाजन में मदर सेल में उपस्थित क्रोमोसोम्स की संख्या उनके डॉटर सेल में उपस्थित क्रोमोसोम्स की संख्या की दुगनी होती है, ऐसे कह सकते हैं। या फिर ऐसे कहेंगे कि मदर सेल में जो क्रोमोसोम्स की संख्या है जब वो पुत्री सेल में डिवाइड होती है तो उनकी आधी हो जाती है ना। पुत्री सेलों में क्रोमोसोम की संख्या क्या क्या हो जाती है? आधी आधी बचती है मदर सेल की, है ना। यही बात आपको समझनी थी। तो अब हम अगला पॉइंट, अगली बात ये करते हैं कि जो डॉटर सेल में ये डिवाइड हो रही हैं
तो हमने देखा कि दो डॉटर सेल्स बन रही थी, एक तो यहाँ एक तो यहाँ, लेकिन आपको ये नहीं कहना है डॉटर सेल ये दो नहीं बनती हैं इसमें। तो अगला यहाँ पर हमें पॉइंट क्या लिखना है, ये पॉइंट पहला तो ये लिखेंगे कि विभाजन के फलस्वरूप क्रोमोसोम्स की संख्या या फिर पुत्री कोशिकाओं में लिख लेंगे पूरा, पुत्री कोशिकाओं में क्रोमोसोम्स की संख्या मदर सेल की आधी होती है, आधी रहती है या फिर होती है, किसकी आधी होती है, सो मदर सेल की आधी होती है। देखा आपने भाई, यहाँ पर क्या एक छोटा सा ये फिगर भी ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर हमें दिखा देंगे क्या कि ये मदर सेल है, ये डॉटर सेल्स है, यहाँ पर क्रोमोसोम्स की संख्या 2x मान लेते हैं, तो यहाँ पर क्रोमोसोम्स की संख्या x और x बचेगी। यही क्या है, पहला पॉइंट है किसका, तो अर्धसूत्री विभाजन का। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे। दूसरे पॉइंट में आपको क्या लिखना है, तो ये लिखना है कि इस प्रकार के विभाजन में अंत में 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, 2 नहीं, ये तो हम समझाने के लिए एग्जांपल लिए हैं, 2 नहीं है, अभी 4 बनती है। मतलब मियोसिस डिवीजन में, मियोसिस प्रकार के कोशिका विभाजन में 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। कितनी, 4। तो यहाँ पर लिखेंगे इस विभाजन प्रकार में या फिर इस विभाजन में 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। कितनी, 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, 2 नहीं, ये तो इस समझाने के लिए एग्जांपल है, ठीक है। 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, वो कैसे बनती हैं अभी हम देख रहे हैं। तो अगला पॉइंट, यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो यही पूछेगा कि वो कौन सा विभाजन है जिसमें 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, तो आप बताएंगे मियोसिस है। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ से पूछ सकता है कि वो कौन सा विभाजन है जिसमें मदर सेल की अपेक्षा डॉटर सेल में गुणसूत्रों की संख्या आधी रहती है, तो फिर भी आप यही बताएंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये समझ में आया। तीसरी की बात हम करेंगे। तीसरा पॉइंट, इसकी खोज जो की गई थी, मतलब अर्धसूत्री विभाजन की खोज की गई थी इन 1909 ईस्वी में। अब 1909 तो बहुत ही प्रचलित है, बहुत ही प्रसिद्ध है इतिहास में भी, तो लेकिन आगे हम यहाँ पर बात करते हैं 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में क्या हुआ कि दो वैज्ञानिक है, फार्मर तथा मोरे ने इनकी खोज की थी या फिर इनकी खोज की थी, किसने, फार्मर तथा मोरे ने किसकी खोज की थी, मियोसिस टाइप सेल डिवीजन की, है ना, कब, 1909 ईस्वी में, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे, लिख लेंगे फार्मर तथा मोरे ने 1909 ईस्वी में क्या, अर्धसूत्री विभाजन की खोज की थी, ठीक है। अगला पॉइंट अब इसी में बढ़ा करके लिखेंगे। अगला पॉइंट के बारे में क्या है, अगला पॉइंट ये है कि ये प्रकार का या फिर मियोसिस टाइप का सेल डिवीजन जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कोशिकाओं में होता है। किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन वाली कोशिकाओं में होता है। किसमें, लैंगिक जनन वाली कोशिकाओं में। तो यहाँ पर अगला पॉइंट हमें क्या लिखना है, इस प्रकार का सेल डिवीजन किसमें होता है, लैंगिक जनन कोशिकाओं में। आप क्या बताएंगे, इस प्रकार का सेल डिवीजन लैंगिक जनन वाली कोशिकाओं में होता है। लैंगिक जनन वाली कोशिकाओं में होता है जैसे जंतुओं की यदि हम बात करें, ह्यूमन बॉडी की बात करें या फिर और कोई एनिमल ले लेते हैं, जंतुओं में बात करें तो लैंगिक जनन की सेल्स कौन सी होंगी, तो पहले तो टेस्टिस मान लेते हैं। क्या, टेस्टिस का मतलब वृषण, वृषण की कोशिकाओं में या फिर टेस्टिस की सेल्स में कैसा डिवीजन होता है, किस प्रकार का विभाजन होता है, किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, तो हमें बताना क्या है, अर्धसूत्री प्रकार का विभाजन होता है या फिर मियोसिस टाइप का।
उसके बाद और कहाँ पर होता है, और कौन सी जन्म की कोशिका है, तो ओवरी हो गई। क्या, ओवरी, ओवरी, ओवरी में, ओवरी का मतलब क्या, अंडाशय, अंडाशय, अंडाशय में क्या होता है, अंडाशय में जो सेल डिवीजन होता है वो किस प्रोसेस के थ्रू या फिर किस सेल डिवीजन प्रक्रिया द्वारा होता है, तो मेयोसिस टाइप का। अर्थात यदि आपसे पूछा जाए टेस्टिस या ओवरी में सेल डिवीजन की कौन सी प्रक्रिया भाग लेती है, तो आप क्या बताएंगे, मेयोसिस या फिर अर्धसूत्री विभाजन। तो आपने क्या बताया कि इस प्रकार का जो विभाजन होता है वो लैंगिक जनन कोशिकाओं में होता है। कौन सी कोशिका, तो लैंगिक जनन कोशिका। ठीक है, अब अगला, यहाँ अगला पॉइंट देखेंगे इसके बारे में कि ये जो अर्ध विभाजन है या फिर मियोसिस टाइप का सेल विभाजन है, इसमें हमें क्या देखना है कि जो भी डॉटर सेल्स बनती हैं, फलस्वरूप कोशिका विभाजन के बाद जो भी डॉटर सेल्स बनती हैं उनकी क्वालिटी मदर सेल से भिन्न होती है। कैसी होती है, मदर सेल से भिन्न होती है। अच्छा, यहीं पर ये बात ये है कि जब हम माइटोसिस पढ़ रहे थे समसूत्री विभाजन में, तो वहां पर क्या था, वहां पर जो क्वालिटी मदर सेल की थी वही क्वालिटी जाकर के लास्ट में हमें क्या मिलती थी, डॉटर सेल से मिलती थी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा कि जो मदर सेल की क्वालिटी होगी वो कैसी होगी, वो डॉटर सेल की अपेक्षा दोनों की क्वालिटियां अलग अलग होंगी। मतलब मदर सेल, इस प्रकार के विभाजन में मदर सेल तथा डॉटर सेल, डॉटर सेल, मदर सेल तथा डॉटर सेल के गुण एक दूसरे से भिन्न होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। किसमें, तो अर्धसूत्री विभाजन। मदर सेल और डॉटर सेल के जो गुण होते हैं वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या देखना है कि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो दो तरह का होता है, दो तरह का होता है। क्या, अर्धसूत्री विभाजन दो तरह का होता है। कौन कौन, तो अर्धसूत्री विभाजन पहला हम देखेंगे, पहला है मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट विभाजन होता है। और फिर दूसरा टाइप होता है मियोसिस सेकंड। क्या, मियोसिस सेकंड। दो तरह का यह विभाजन होता है। मियोसिस टाइप का सेल डिवीजन या अर्धसूत्री विभाजन दो तरह का होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड होता है। ठीक है, तो अब हमें इनके बारे में जानना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर ये हमें ध्यान देना। अभी तो हमने एक नॉर्मल सी बात बताई कि ये कैसा होता है, क्या होता है, लेकिन अब ये मियोसिस के उपरांत इनमें कौन सी प्रक्रिया होती है, फिर मियोसिस सेकंड में फिर कैसी प्रक्रिया होती है, तब जाकर के लास्ट में क्या होता है कि सेल डिवाइड होती है ना। अभी भी हमें तो 4 सेल बनानी है, अब कैसे बनेगी वो इन्हीं प्रक्रियाओं के थ्रू बनती है। तो सबसे पहली बात क्या हमें पढ़ना है, मियोसिस फर्स्ट के बारे में। तो एक छोटी सी हेडिंग बनाएंगे, मियोसिस फर्स्ट। ठीक है, अभी इसको हम मिटा देते हैं, आगे उसके बारे में बात करेंगे। अब मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट में जो सेल डिवीजन होता है वो क्या होता है, वो सबसे पहले तो हम कहेंगे इसमें जो एक, जब हम सेल साइकिल पढ़ रहे थे तो उसमें क्या देखा था हमने कि सेल डिवीजन की जो पहली स्टेज होती है वो क्या होती है, वो इंटरफेज होती है, अंतरावस्था होती थी। अब अंतरावस्था में क्या होता था, वो ये होता था कि सेल जब जन्म लेती है तो उसके बाद कैसे कैसे उसका विकास होता है, फिर उसके बाद उसमें डीएनए कैसे डुप्लीकेट होते हैं, फिर उसके बाद उसका और पूर्ण रूप से विकास कैसे होता था, वो पूरी की पूरी इंटरफेज स्टेज थी, है ना। वो चीज हमने वहां देखी थी, तो वो प्रक्रिया भी घटित होगी। अब इंटरफेज के बाद आती है क्या, मियोसिस फर्स्ट। अब मियोसिस फर्स्ट में जो सेल टाइप का डिवीजन होगा वो पुनः 4 चरणों में होता है। मियोसिस फर्स्ट में सेल डिवीजन पुनः 4 चरणों में होता है। तो अब ये 4 चरण कौन कौन से हैं, तो यही 4 चरण है, पी, एम, ए और टी, ये 4 चरण है। पी, एम, ए, टी के बारे में तो शायद आपने जान लिया है। पी का मतलब क्या है, तो प्रोफेज। क्या है, प्रोफेज। लेकिन याद रहे इनको केवल प्रोफेज नहीं कहना है, प्रोफेज फर्स्ट कहना है,
पहली बार इनका विभाजन हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेल का जो डिवीजन होता है वो 2 चरणों में होगा, 2 बार होगा, इसीलिए तो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड नाम दिया गया। तो इसकी जो सारी प्रोसेस होंगी वो फर्स्ट के नाम से जानेंगे। तो मियोसिस प्रोफेज फर्स्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये एम का मतलब मेटाफेज, एम का मतलब मेटाफेज, मेटाफेज फर्स्ट। फिर उसके बाद ए का मतलब एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट। और उसके बाद टी का मतलब टीलोफेज फर्स्ट। क्या? टीलोफेज फर्स्ट। अब ये 4 प्रक्रियाएं हैं, इन प्रक्रियाओं के थ्रू क्या होता है? सेल डिवाइड होती है। अब हालांकि इनके बारे में तो हम माइटोसिस में जान चुके हैं, लेकिन फिर भी अब यहाँ पर पढ़ना तो पड़ेगा किस तरह से डिवाइड हो रही है। हालांकि थोड़ी थोड़ी प्रक्रिया इनकी अलग है, तो इसलिए जानते हैं। प्रोफेज फर्स्ट में क्या होता है? इसमें कहेंगे कि पुनः 5 सब कहेंगे कि जैसे प्रोफेज स्टेजेस होती हैं, ये एक स्टेज है किसकी? तो मियोसिस फर्स्ट की। अब ऐसे इस स्टेज में 5 सब स्टेजेस हैं, उन 5 सब स्टेजेस के माध्यम से क्या? प्रोफेज फर्स्ट की क्रिया पूर्ण होती है, प्रारंभिक प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो अब हम क्या देखेंगे कि एक एक हेडिंग के बारे में लेकर के अध्ययन कर रहे हैं। पहला क्या है? प्रोफेज फर्स्ट लेते हैं। अब उसके बाद फिर मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज के बारे में जानेंगे। प्रोफेज फर्स्ट को हम ले लेते हैं। हमने कहा कि इसके अंतर्गत यहाँ पर इसके अंदर या फिर इसके अंदर पुनः 5 सब स्टेजेस होती हैं। क्या? 5 सब स्टेज होती हैं। क्या? 5 सब स्टेज होती हैं। और यहाँ पर ये 4 स्टेजों में डिवाइड होता है। क्या? 4 सब स्टेजेस में पूर्ण होता है, ऐसे लिख देंगे, पूर्ण होता है। क्या? मियोसिस फर्स्ट, ये तो 4 स्टेजेस में फर्स्ट पूर्ण होगा, लेकिन प्रोफेज फर्स्ट क्या? ये पुनः 5। इसकी 4 स्टेजेस क्या थी वो आपने देखा। अब इसमें 5 स्टेजेस कौन कौन सी, सब स्टेजेस कौन कौन सी हैं? तो पहली स्टेज, अच्छा यहाँ से लिखते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं, ये पांचों। अब इनके बारे में लिख रहे हैं। सबसे पहली जो यहाँ पर प्रोफेज फर्स्ट की स्टेज है उसका नाम है, उसका नाम हम यहाँ पे देखेंगे लेप्टोटीन है। क्या है? लेप्टोटीन, लेप्टोटीन, लेप्टोटीन सब स्टेज, लेप्टोटीन सब स्टेज, एस का मतलब सब स्टेज। उसके बाद अगला है जाइगोटीन, जाइगोटीन, जाइगोटीन सब स्टेज, जाइगोटीन सब स्टेज। उसके बाद अगला है पेकाइटीन या फिर पेकाइटीन, पेकाइटीन, पेकाइटीन सब स्टेज। उसके बाद अगला है डिप्लोटीन, डिप्लोटीन सब स्टेज। और अगला है, अगले के बारे में हम जानेंगे डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस सब स्टेज। अब इन 5 सब स्टेजों में क्या क्या होता है, प्रोफेज कैसे पूर्ण होता है, तो इन 5 स्टेजों में हम जानते हैं। सबसे पहली बात करेंगे लेप्टोटीन में। लेप्टोटीन सब स्टेज में क्या होता है कि जो सेल होती है वो विभाजन के लिए तैयार होती है। क्या होती है? विभाजन के लिए तैयार। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा ये है कि वो कौन सी स्टेज है जिसमें सेल जो है विभाजन के लिए निर्णय करती है, विभाजन के लिए निर्णय लेती है, ये स्टेज कौन सी है? तो आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, लेप्टोटीन सब स्टेज के बारे में हम क्या कह रहे हैं, इसमें जो सेल होती है वो विभाजन के लिए तैयार होती है। विभाजन के लिए यहाँ पर एक छोटा सा लिखेंगे, विभाजन के लिए तैयार। अब देखो इस लेप्टोटीन सब स्टेज में क्या हुई, सेल विभाजन के लिए तैयार हुई। तो अगली स्टेज आती है जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होता है कि सेल के अंदर, अच्छा चलो ठीक है, एक छोटा सा फिगर हम यहाँ पर बनाते चलते हैं ऐसे। इनको 5 भागों में डिवाइड करते हैं तब सारी चीजें समझें। यहाँ पर ऐसे ऐसे हम सारे फिगर्स बना लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले लेप्टोटीन स्टेज के बारे में हमें यहाँ पर दिखाना। ये जो भाग बना हुआ है ये क्या है, ये हम कहेंगे कि भाविस्व सेल का न्यूक्लियस है। ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, हमने लिया है।
भाई सबसे पहले जो स्टेज आती है वो न्यूक्लियस का ही विभाजन तो होता है। सबसे पहले जब न्यूक्लियस विभाजित हो जाएगा उसके बाद तब क्या होता है, तब जाकर के कोशिका द्रव्य विभाजित होगा। मतलब हम कहेंगे कि इस मियोसिस स्टेज में जो ये 4 स्टेजेस हम देख रहे हैं, इस 4 स्टेजों के पहले यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर केंद्रक विभाजन या फिर कैरियोकाइनेसिस होता है। क्या? कैरियोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस में क्या, केंद्रक विभाजन होता है, केंद्रक का विभाजन होता है, केंद्रक का विभाजन। अब हमें क्या करना है, इसका मतलब यहाँ से समझ में आ गया कि मियोसिस फर्स्ट में सबसे पहली स्टेज क्या, कैरियोकाइनेसिस होगी। कैरियोकाइनेसिस के मतलब कि उसमें केंद्रक का विभाजन होगा। केंद्रक का विभाजन 4 स्टेजों में पूर्ण होता है, तो पीएम80। अब पी के अंतर्गत 5 सब स्टेजेस, लेप्टोटीन स्टेज में क्या, सेल जो है वो विभाजन के लिए तैयार होती है। तो इसका मतलब ये हम क्या बना है, न्यूक्लियस बना दिए। अब इसके अंदर ये क्या होगा, यहाँ पर एक न्यूक्लियोलस केंद्रिका मान लेते हैं। उसके बाद इसके अंदर ये है कुछ क्रोमोसोम। इस स्थिति में होती है क्या, तो हमारी ये लेप्टोटीन स्टेज में क्या, सेल होती है। उसके बाद जाइगोटीन, जाइगोटीन जब स्टेज आती है तो इस स्टेज में क्या होता है कि ये इसके जो अंदर के यहाँ पर कहेंगे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो कुंडलित अवस्था में हो जाते हैं। कैसे? कुंडलित अवस्था में हो जाते हैं। अब उस कुंडलित अवस्था को हम कहेंगे, जैसे यहाँ पर हम दिखा रहे हैं ऐसे, ये अभी तो धागे नुमा या फिर जाल नुमा दिख रहे हैं। अब ये एक दूसरे से क्या, ऐसे ऐसे मतलब दूर हट जाएंगे। हम कहेंगे कि जैसे ये एक भाग हो गया, ये ऐसे दूर दूर हट जाएंगे, और यहाँ पर ये न्यूक्लियोलस तो रहेगा। अब ये दूर दूर हटने का मतलब आप ये देख पा रहे हैं, ये अलग अलग, मतलब अब ये जालिका नुमा संरचना नहीं रहेगी। अब ये कैसी, ये विभाजन के लिए आगे बढ़ रहे हैं, विभाजन के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये जालिका नुमा अब यहाँ पर नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, गुणसूत्र, गुणसूत्र कुंडलित हो जाते हैं, गुणसूत्र कुंडलित हो जाते हैं, हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद अब क्या होता है, पेकाइटिन स्टेज में, पेकाइटिन सब स्टेज में इसके अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटती है। वो क्या है कि जैसे ये स्टेज, ये क्या है, ये क्रोमोसोम्स है दोनों। अब इसमें एक कहेंगे क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। कौन सी घटना, क्रॉसिंग ओवर। ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा। क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि ये क्रोमोसोम देख रहे हैं, ये केवल समजात के ही नहीं होते हैं, कुछ थोड़ा सा मतलब अलग भी होते हैं। जैसे हम कहें कि ये दो जो मतलब क्रोमोसोम हैं वो कैसे हैं, एक कहेंगे दोनों समजाति के हैं। क्या कैसे हैं, समजाति के हैं। लेकिन अब इसी में एक क्रोमोसोम और हम बना दे रहे हैं जो थोड़ा सा विषम है, अलग है, इनकी इसकी क्वालिटी थोड़ी इससे अलग है। अब क्या होगा कि ये दोनों क्रोमोसोम जो होंगे वो एक दूसरे से सटने लगेंगे। आकर्षण बल के कारण क्या होने लगेंगे, एक दूसरे से सटने लगेंगे। कैसे, तो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या, कि जैसे इन दोनों भागों को ले लेते हैं, एक ये है, ये वाला क्रोमोसोम, उसके बाद फिर एक ये वाला क्रोमोसोम, ये दोनों अब क्या होंगे, क्रॉसिंग ओवर का मतलब ही तो हमें दिखाना है। तो मतलब ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे ऐसे जाकर के, मतलब इसकी स्टेज हम आगे बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह से, मतलब ऐसे, और दूसरा वाला क्रोमोसोम कैसे, तो ऐसे, मतलब दोनों एक दूसरे से जाकर के ऐसे सट जाएंगे, ऐसे रख उठेंगे जैसे यहाँ पर है ये भाग। ये हुई क्या, क्रॉसिंग ओवर की घटना। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि क्रॉसिंग ओवर की घटना किस सब स्टेज में होती है, तो यही बताना रहेगा, पेकाइटिन सब स्टेज। इस स्टेज में, पेकाइटिन सब स्टेज में क्रॉसिंग ओवर समझ पाए। मतलब क्या हुई कि दो क्रोमोसोम अलग अलग क्वालिटी के जा करके एक दूसरे से ऐसे ही सट जाते हैं, ये ऐसे सट जाते हैं। मतलब इसकी लीफ कहेंगे इसके लीफ पर, और फिर इसकी लीफ ये वाली इसके लीफ पर ऐसे सटती, ना कि ऐसे नहीं, ऐसे सटती है, ऐसे सटती हैं। तो ये जो भाग हुई ये कैसे घटना कहलाई, ये क्रॉसिंग ओवर की कहलाती है। ठीक है। उसके बाद डिप्लोटीन में क्या होता है, डिप्लोटीन में क्या होता है कि ये जो भाग है यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर की घटना हुई है, यहाँ पर गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं। जैसे
कहेंगे कि ये कुछ ऐसे जाकर के बैठे थे, अब ये वाला भाग करेगा, इसके वाले भाग का अपने अंदर ले लेगा और अपना इसके अंदर छोड़ देगा। अंश ऐसे कह सकते हैं कि इसका यहाँ पर जो थोड़ा सा अंश था इसने इसको दे दिया और इसका वाला अंश अपने साथ ले लिया। तो इसको जरा सा हम यहाँ पर दिखाते हैं। इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर डिप्लोटीन के अंतर्गत कि गुणसूत्र खंडित हो जाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहली बात तो गुणसूत्र खंडित हो जाते हैं। हाँ, यहाँ पे हमें क्या दिखाना है कि ये जो दोनों क्रोमोसोम्स थे ऐसे कुछ इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आकर के ऐसे जुड़ रहे थे, ऐसे। ये कौन सी घटना थी, क्रॉसिंग ओवर की। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो क्रोमोसोम होगा ऐसे, और फिर इसके बाद ये नीला वाला। देखेंगे क्या गुणसूत्र खंडित हो रहे हैं, कैसे खंडित हो रहे हैं, मतलब कि ये एक दूसरे से पुनः अलग होने की कोशिश करेंगे और अलग जब होंगे तो एक ये वाला जो गुणसूत्र है अपना अंश इसको दे देगा और ये वाला इसको दे देगा। मतलब यहाँ पर ये थोड़ा सा काला वाला भाग आ जाएगा, ऐसे बिठा दे रहे हैं, नीला वाला पार्ट इसके अंदर आ जाएगा और यहाँ पर भी ये नीला वाला पार्ट इसको दे देगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ऊपर वाले में जो विषम है यहाँ पर ये काला वाला भाग आ जाएगा और ये काला वाला भाग यहाँ पर, ऐसे। मतलब ये दोनों गुणसूत्र का ये जो भाग है ये खंडित हो चुका है, ऐसे कहेंगे। यहाँ पर ये अंश इसको दे दिया और फिर ये इसको दे दिया, मतलब कि एक ट्रांसफर की घटना हो गई इस तरह से। दोनों गुणसूत्रों ने क्रोमोसोम्स को क्या किया, वो क्रोमोसोम्स को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। लेकिन अभी ये जो न्यूक्लियोलस है, केंद्रिका है, ये यहाँ पर विद्यमान ही रहेगी। कैसी रहेगी, वैसी स्थिति रहेगी। लेकिन लास्ट स्टेज क्या होती है, वो डाइकाइनेसिस में क्या होता है कि यहाँ की ये जो सेल मेम्ब्रेन है, मतलब कहेंगे न्यूक्लियस जो मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन गायब हो जाती है, केंद्रिका झिल्ली गायब हो जाती है, ये पूरी तरह से गायब हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, इसको गायब होने का मतलब हम यहाँ पर डॉट डॉट लाइन से दिखा रहे हैं। मतलब यहाँ से क्या हो गई है, केंद्रिका झिल्ली गायब हो गई है और फिर केंद्र झिल्ली गायब हो गई और केंद्रिका भी गायब हो गई, लुप्त हो जाते हैं। किस स्थिति में, वो डाइकाइनेसिस में। डाइकाइनेसिस में मतलब माइटोसिस स्टेज में जब हम पढ़ रहे थे समसूत्री विभाजन, तो उसमें भी यही होता था। प्रोफेज स्थिति में यही होता था क्या, कि ये जो कोशिका की केंद्रक झिल्ली है या फिर केंद्रिका है वो लुप्त हो जाते थे। यहाँ पर भी लुप्त होंगे प्रोफेज स्टेज में। लेकिन यहाँ पर हमें इतनी बड़ी कहानी बताने का थोड़ा सा मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमने देखा था कि 2-3 क्वेश्चन केवल यही से पूछे गए थे, इसलिए बताना पड़ा कि यही चीज पूछा गया था, क्रॉसिंग ओवर की घटना किस सब स्टेज में होती है, तो आपको यही बताना रहेगा। फिर उसके बाद फिर अगला पूछता है कि गुणसूत्र जब खंडित होते हैं तो किस सब स्टेज में, तो ये है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछे थे इसलिए इतना बताना पड़ा। नहीं तो क्या शॉर्ट में बता सकते थे क्या, वही कि प्रोफेज स्टेज में केंद्रिका झिल्ली तथा केंद्रक नष्ट हो जाते हैं या फिर विलुप्त हो जाते हैं। तो अंतिम स्थिति यही है, डाइकाइनेसिस। हम इसमें क्या लिखेंगे, केंद्रिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका तथा केंद्रक झिल्ली तथा केंद्रक झिल्ली, झिल्ली लुप्त हो जाते हैं। ध्यान से लिखेंगे, लुप्त हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। क्या हुआ, यहाँ पर डाइकाइनेसिस स्थिति में केंद्रिका झिल्ली और केंद्रक, फिर कहेंगे केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका लुप्त हो जाते हैं। अब जरा बताओ, जब किसी न्यूक्लियस की क्या होगी, पूरी की पूरी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन खत्म हो जाएगी, तो उसके अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो कहाँ पर बिखर जाएगा, तो वो साइटोप्लाज्म में बिखर जाएगा। यही ना होगा, वो साइटोप्लाज्म में बिखर जाता है। मतलब यहाँ पर अब क्या होगा कि न्यूक्लियोलस पूरा का पूरा कहाँ पर बिखर जाएगा, कोशिका द्रव्य में बिखर जाता है। अब जैसे ही न्यूक्लियोलस कोशिका द्रव्य में बिखरता है, तैसे प्रोफेज स्थिति खत्म। प्रोफेज स्टेज खत्म, अगली स्टेज आती है, वो कौन सी स्टेज होगी, तो वो कहेंगे मेटाफेज स्टेज। तो इसको मिटा रहे हैं, लिख लेंगे मेटाफेज। अगली हेडिंग क्या बनाएंगे, मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट। इसमें क्या
कि देख रहे हैं क्या कि जो पूरा न्यूक्लियोप्लाज्म था वो कहाँ पर बिखर गया है, वो साइटोप्लाज्म में बिखर गया है। अब यहाँ पर जो ये न्यूक्लियस क्या है, ये पूरी की पूरी सेल है, ये सेल है और इसके बाद में ये यहाँ पे क्या भरा था, ये कोशिका द्रव्य मतलब साइटोप्लाज्म भरा हुआ था। उसके बाद बीच में क्या था, बीच में न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन तो गायब हो गई। अब इसके अंतर्गत जो भी सारा मैटर था वो कहाँ पर फैल गया, इस वाले पूरे भाग में फैल गया। तो इसका मतलब अब यहाँ पर क्या क्या मिलेंगे, यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स थे वो आपको ऐसे ही देखने मिलेंगे, लेकिन किस स्थिति में, तो ये स्थिति कुछ अलग होगी। यहाँ पर ये नीला होगा, यहाँ पर ये नीला होगा, उसके बाद फिर ये किस रंग से बना होगा, ये कहेंगे ये नीले कलर का होगा, और इसके लास्ट पॉइंट पर क्या कहेंगे, इस तरह से ऐसे, मतलब जो स्थिति बनी हुई है वो बनी ही रहेगी। अब क्या होंगे कि यहाँ पर बीच में कहेंगे मेटाफेज स्थिति में क्या होती थी, बीच में एक मध्य प्लेट जनरेट हो जाती थी। क्या, मध्य प्लेट जनरेट हो जाएगी। तो यहाँ पर मेटाफेज स्थिति में क्या लिखेंगे कि कोशिका में मध्य प्लेट बन जाती है। अब और उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि सभी गुणसूत्र बिंदु इसी मध्य प्लेट पर स्थित हो जाते हैं। कैसे, इसी मध्य प्लेट पर स्थित हो जाते हैं। यहाँ से थोड़ा देखेंगे क्या कि हमने क्या कहा कि इसमें एक मध्य प्लेट, अब ये जो डॉटेड लाइन हमने बनाई है ये मिड प्लेट ही बनाई है, मध्य प्लेट विकसित हो गई है। अब क्या हमने बताया दूसरी लाइन में कि जो गुणसूत्र बिंदु है, जो सेंट्रोमियर से है, वो कहाँ पर स्थित हो जाएंगे, सो यहीं पर स्थित हो जाएंगे। तो कैसे, ये संरचना ऐसे नहीं दिखाएंगे, यहाँ पे इसको समझने के लिए ऐसे दिखाएंगे, ये इस तरह से, उसके बाद फिर यहीं से लिपटी हुई ऐसे ये वाला भाग दिखाएंगे, ऐसे ही ये भाग दिखाते हुए चले जाएंगे, और उसके बाद बीच में ये भी बनाते हुए चले जाएंगे ऐसे, इस तरह से। अब क्या हुआ कि इनका ये खंड ऐसे ही बना हुआ है, ये ऐसे, क्यों, क्योंकि हमने देखा था पिछले वाली स्टेज में ये जो क्रोमोसोम्स थे वो खंडित हो चुके हैं, है ना, खंडित हो चुके हैं, ये खंडन की अवस्था है। लेकिन क्या हुआ कि ये गुणसूत्र बिंदु है, बीच में ये गुणसूत्र बिंदु कहाँ पर स्थित हो गए हैं, वही हमें दिखाना था, वो कहाँ, इस मध्य प्लेट पर स्थित हो गए ना। ये क्या है, ये गुणसूत्र बिंदु है, गुणसूत्र बिंदु। अब इन्हीं गुणसूत्र बिंदुओं को सेंट्रोमियर भी कहा जाता है। तो ध्यान देंगे, सेंट्रोमियर यदि कहीं पर लिखा मिले तो उसको भूलेंगे नहीं, सेंट्रोमियर का मतलब ही होता है क्या, गुणसूत्र बिंदु। ठीक है, बस इस स्थिति में इतना ही होता है, इस मेटाफेज स्थिति में। मेटा का मतलब मध्य समझ लेते हैं। अब मध्य में ये बन जाती है मध्य प्लेट, और उसी मध्य प्लेट पर ये क्या हो जाते हैं, सारे क्रोमोसोम जाकर के इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, इतनी सी बात समझ में। अब अगली स्थिति आती है, जैसे ही इतनी स्थितियां बनी, अब यहीं से काम खत्म, यहीं से मेटाफेज खत्म, यहाँ पे अगली स्टेज बनेगी, वो क्या होगी, वो एनाफेज होगी। क्या, एनाफेज, पूर्व अवस्था कहते हैं इसको, एनाफेज स्टेज या फिर एनाफेज फर्स्ट, हेडिंग बना करके जरूर लिखेंगे क्योंकि फर्स्ट ही है। एनाफेज में अब ये क्या होगा कि यहाँ से ये क्रोमोसोम्स एक दूसरे की तरफ भागने, एक दूसरे की तरफ नहीं, मतलब यहाँ पर ये पोल्स हैं, पोल्स की तरफ भागने लगे। अच्छा, ये पोल जो होते हैं, ये पोल पर यहाँ पर क्या उपस्थित होता है, ये तारक काय उपस्थित होते हैं। क्या, तारक काय उपस्थित होते हैं। क्या, तारक काय। अब तारक काय का काम क्या होता है, तो पिछले लेक्चर में भी हमने बताया, हालांकि यहाँ भी बता दे रहे हैं, तारक काय का काम ही होता है कोशिका का विभाजन करवाना। कोशिका के विभाजन का कार्य कौन करवाता है, तो तारक काय या फिर सेंट्रोसोम कहते हैं इनको। क्या कहते हैं, तारक काय या फिर सेंट्रोसोम कहते हैं। यहाँ पर दो तारक काय हैं। तारक काय का मतलब ये तारक केंद्र है। क्या, तारक केंद्र है, और इन्हीं तारक केंद्रों से ये क्या निकलता रहता है, ये इस तरह का रेशेनुमा पदार्थ निकलता रहता है, जिसको क्या कहा जाता है, सो स्पाइंडल फाइबर कहते हैं। क्या, स्पाइंडल फाइबर कहते हैं। अब ये क्या करते हैं, स्पाइंडल फाइबर का काम क्या होता है, ये गुणसूत्रों को, क्रोमोसोम्स को अपनी अपनी तरफ खींचने लगते हैं। क्या, ये क्रोमोसोम्स को अपनी अपनी तरफ खींचने लगते हैं, क्योंकि ये पहले से यहाँ पर स्थित हैं, इनके पास ज्यादा पावर है, और ये क्या है, ये तो बेचारे बीच में उलझ रहे हैं, इसी में क्या तैर रहे हैं,
तो ये क्या करेंगे, एक एक को पकड़ करके अपनी तरफ खींचने शुरू करेंगे। तो एक ये ले जाएगा तो ये एक ये पकड़ेगा, एक ये पकड़ेगा, इस तरह से क्या ये सभी ऐसे ऐसे खींच लेते हैं। तो क्या होगा कि ये इस स्थिति में, एनाफेज स्थिति में क्रोमोसोम्स कहां पर चले जाएंगे, वो जाने की कोशिश करेंगे किस पर, तो ध्रुवों पर। ये ध्रुवों पर क्या लिखे हैं, अच्छा तारक काय के स्थान पर आप तारक केंद्र लिखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या, तारक केंद्र, तारक केंद्रों की तरफ ये जाने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे कि गुणसूत्र ध्रुवों की तरफ विन्यासित हो जाते हैं, ध्रुवों की तरफ विन्यासित हो जाते हैं, ध्यान रखना इसमें एक बात ये ध्यान रखना है क्या कि जो जब हम समसूत्री विभाजन पढ़ रहे थे तो वहां पर एनाफेज स्थिति आई थी, और एनाफेज स्थिति में क्या क्रोमोसोम बीच से टूट जा रहा था, मतलब जो ये कहते थे, मतलब क्रोमोसोम बिंदु था या गुणसूत्र बिंदु था, वो दो भागों में टूट जा रहा था। यहाँ पर ऐसी कोई स्थिति नहीं बनेगी, मतलब हम कहेंगे कि मियोसिस विभाजन में, एनाफेज स्थिति में क्या गुणसूत्र बिंदु अलग अलग नहीं होते हैं, केवल पूरा का पूरा गुणसूत्र ही उठ करके चला जाता है। क्या कहें कि इसको चलिए ठीक है, हम इसको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि ये क्या है, ये मध्य प्लेट हमने बना ली है, मध्य प्लेट, उसके बाद ये दोनों पोल्स हो गए। ठीक है, ये दोनों पोल हैं। अब यहाँ पर ये क्रोमोसोम ऐसे उठ करके इस तरह से ऐसे जाने लगे, ऐसे पूरी की पूरी तरह से ऐसे जाएंगे, ये इसमें खंडन कुछ भी नहीं होगा। क्या कह रहे हैं कि खंडन कुछ भी नहीं, लेकिन वहां पर समसूत्र विभाजन में क्या हो रहा था कि एक गुणसूत्र ऐसे खंडित हो जा रहा था, कहां से, तो बीच से टूट जा रहा था, तो इसका मतलब यहाँ पर ये बीच में से टूटने की कोई संभावना नहीं है, ये सारे सीधे के सीधे ऐसे चले जाएंगे। तो बस इतनी स्टेज है क्या, एनाफेज, और लास्ट में क्या है, टीलोफेज, टीलोफेज। अगली स्थिति हम बताते हैं, अगली हेडिंग बनाएंगे क्या, टीलोफेज। टीलोफेज से क्वेश्चन ये बनता है कि कोशिका विभाजन की वो कौन सी स्टेज है जिसमें केंद्रक झिल्ली तथा केंद्रिका पुनः स्पष्ट हो जाते हैं। अब इसमें क्या कहेंगे कि सबसे पहली बात तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं, इसमें गुणसूत्र ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं, ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं, कहां पर, ध्रुवों पर। अब ये क्रोमोसोम, मतलब इस फिगर को हम यहाँ पर कुछ ऐसे दिखा रहे हैं, जरा ध्यान से देखेंगे कि ये पूरी की पूरी सेल है, अब ये बीच में मध्य प्लेट है, उसके बाद यहाँ पर ये क्रोमोसोम्स इस तरह से लगे हुए हैं, ठीक है, इतनी सी बात। उसके बाद और क्या होगा कि इसमें यहाँ पर ऐसे भाग बन जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर ये छोटा सा गोली भी बन जाएगी, छोटी गोली। अब यहाँ पर ये क्या हुई, ये एक केंद्रक बन गया, ये क्या, इसको हम केंद्रक कहेंगे, न्यूक्लियस, केंद्रक नंबर फर्स्ट है, और ये भी क्या है, ये केंद्रक ही है, केंद्रक नंबर 2, और ये क्या है, ये केंद्रिका बन गई है, पुनः केंद्रिका बन गई है, ये क्या है, ये केंद्रक झिल्ली बन गई है, क्या, केंद्रक झिल्ली। उसके बाद ये बीच में जो सब कुछ भरा हुआ है, ये क्या है, ये कोशिका द्रव्य है, इतनी सी बात तो जानते ही होंगे, यदि पढ़ा है तो जानना जरूरी होगा, ये कोशिका द्रव्य है, ठीक है। अब क्या देखेंगे कि गुणसूत्र ध्रुवों पर पहुंच गए हैं, गुणसूत्र सारे ध्रुव पर पहुंच गए हैं। उसके बाद अगला पॉइंट हमें क्या लिखना है कि अगले पॉइंट में ये लिखेंगे कि यहाँ पर क्या पुनः विजिबल हो गया है, विजिबल ये हो गई है, जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है वो विजिबल हो गई है, और जो न्यूक्लियोलस है वो भी विजिबल हो गई है ना। तो यहाँ पर अगला लिखेंगे क्या, केंद्रिका तथा केंद्रक झिल्ली पुनः दिखाई देने लगते हैं, क्या, पुनः दिखाई देने लगते हैं। स्पष्ट हुआ क्या कि यहाँ पर केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका पुनः स्पष्ट हो गए हैं, दिखाई देने लगे, ठीक है। तो टीलोफेज स्थिति में यही इतनी स्थिति है। अब उसके बाद क्या होगा, देखो, जब दो केंद्रक बन गए हैं किसी झिल्ली में, किसी कोशिका में, जब एक ही कोशिका के अंदर दो न्यूक्लियस बन गए हैं,
तब वो समझ लेना कि वो कोशिका स्थिर नहीं रह पाएगी। अब उसमें संकुचन होने लगेगा, मतलब कहेंगे कि उसमें हलचल मच जाएगी। ये इधर उधर करने लगेगा न्यूक्लियस और ये इधर उधर करने लगेगा, संकुचन कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा एक दूसरे में। तो क्या होगा, तो ये जो कोशिका द्रव्य है ये भी टूटने की कोशिश करेगा, ये भी अलग अलग होने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो अब अगली स्टेज यहाँ पर क्या आएगी, तो केरियोकाइनेसिस की क्रिया यहीं पर पूर्ण हो जाती है। अगली स्टेज बनती है वो क्या, वो साइटोकाइनेसिस। क्या, साइटोकाइनेसिस होती है। क्या, अगली स्टेज यहाँ पर साइटोकाइनेसिस होगी। साइटोकाइनेसिस। अब इसमें क्या होगा कि ये जो बचा हुआ कोशिका द्रव्य है ये भी विभाजित हो जाएगा। क्या, अब इसमें क्या कहेंगे कि कोशिका द्रव्य भी विभाजित हो जाता है। क्या, कोशिका द्रव्य भी विभाजित हो जाता है। कोशिका द्रव्य भी विभाजित हो जाता है ना। कोशिका द्रव्य भी विभाजित क्यों होगा, क्योंकि दो न्यूक्लियस के बनने से कोशिका के अंदर हलचल मच जाती है। अब उस हलचल के कारण कहेंगे कि जो न्यूक्लियस, जो ये साइटोप्लाज्म है या फिर कोशिका द्रव्य है वो स्थिर नहीं रह पाता है, वो एक दूसरे से या कहेंगे दूर हटने की कोशिश करता है। ये इधर भागता है तो ये इधर, तो कहेंगे इनके बीच में क्या, ऐसे सिकुड़न जनरेट होगी। उस सिकुड़न से क्या, ये डिवाइड हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि अगली बात क्या है, जंतु कोशिका में खांच विधि द्वारा या फिर कोशिका खांच विधि द्वारा क्या होगी, कोशिका दो भागों में डिवाइड होगी। तो यहाँ पर यदि जंतु कोशिका है तो लिखेंगे क्या, जंतु कोशिका में कोशिका खांच विधि द्वारा, क्या, कोशिका खांच विधि द्वारा विभाजन होगा। कोशिका खांच विधि द्वारा विभाजन होगा, यही ना होगा, कोशिका खांच विधि। मतलब अब क्या होगा कि इस फिगर को जरा हम यहाँ पर ऐसे फिर से ड्रॉ करते हैं। एक न्यूक्लियस तो ये है, दूसरा न्यूक्लियस ये हमने बनाया। अब इसके अंदर ये सारे मैटर्स पड़े हुए हैं, ये यहाँ पर ये भी है, मतलब क्या, ये क्रोमोसोम्स है। उसके बाद ये इसकी जो संरचना होगी वो कुछ ऐसी होगी। इस सेल की, पूरे सेल की संरचना ऐसी, मतलब बीच में ये खांच बनने लगा, नेक बनना स्टार्ट हो गया है और लास्ट में क्या हुई, टूट जाएगा। ये नेक अलग अलग हो जाएगा तो कहेंगे कि ये यहाँ से हट जाएगी और ये जाकर के ऐसे जुड़ जाएगी और ये जाकर के ऐसे जुड़ जाएगी। इस तरह से दो सेल्स बन जाते हैं ना। कोशिका खांच विधि द्वारा विभाजन होगा और अंततः क्या लिखेंगे, अंततः दो नई कोशिकाओं का जन्म होता है। दो नई कोशिकाओं का जन्म होता है, दो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है या जन्म होता है, बात देखिए, निर्माण होता है ना। समझ पाए, इस तरह से कि एक सेल ये और दूसरी सेल ये, क्या था, एक मदर सेल से दो सेल बनी है। लेकिन हमने शुरू में क्या बताया है कि अर्धसूत्री विभाजन में 4 कोशिकाएं बनती हैं। यहाँ पर तो 2 ही दिख रही हैं। अभी एक स्टेज और बाकी है, वो कौन सी स्टेज है, वो मियोसिस सेकेंड है। तो मियोसिस फर्स्ट के बाद, फर्स्ट से क्या बन रहा है, केवल 2 कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, क्या, केवल 2 कोशिकाएं बनती हैं। अब उसके बाद यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा एक पॉइंट छूट रहा है, ये देख लेंगे या लिख भी लेंगे, वो जरूरी है और इम्पोर्टेंट भी है। मियोसिस फर्स्ट को क्या कहा जाता है, विषम रूपी विभाजन कहा जाता है। क्या, विषम रूपी विभाजन। तो पहली बात तो ये विषम रूपी विभाजन, विषम रूपी विभाजन कहा जाता है। क्या, विषम रूपी विभाजन या हेट्रोटाइप सेल डिवीजन कहेंगे। क्या, हेट्रोटाइप सेल डिवीजन है ना, सेल डिवीजन, हेट्रोटाइप सेल डिवीजन, विषम रूपी विभाजन क्यों कहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा देख रहे हैं यहाँ पर, ये तो थी मदर सेल। अब यहाँ पर इसके क्रोमोसोम्स की संख्या क्या थी, 2x। जब ये डिवाइड हुई मियोसिस फर्स्ट के द्वारा तो 2 सेल बनाई, इस तरह से 2 सेल बनाई। तो अब इसको कहते हैं क्या, हेट्रोटाइप सेल डिवीजन। इसका मतलब यहाँ पर क्रोमोसोम्स की जो संख्या बची है वो यहाँ पर x, यहाँ पर x, विषम विभाजन हुआ ना। तो इसका मतलब इसको विषम विभाजन भी है। 2 सेल बन गई, लेकिन अभी पूरा ये पूरी नहीं हुई। अगली हेडिंग बनाएंगे क्या, मियोसिस सेकेंड। उसके बारे में हम बताएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं। अगली हेडिंग क्या बनाएंगे, मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड,
मियोसिस सेकंड। सबसे पहली बात तो इसके बारे में ये देखेंगे कि यह विभाजन माइटोसिस, हाँ बिल्कुल, माइटोसिस टाइप सेल डिवीजन के बिल्कुल समान होता है। इसके माइटोसिस टाइप, माइटोसिस या समसूत्री विभाजन डिवीजन के समान होता है, के बिल्कुल समान होता है, बिल्कुल समान होता है। तो इसका मतलब जब आप माइटोसिस टाइप का सेल डिवीजन पढ़े हैं तो इसका मतलब आप ये भी समझ लीजिए कि मियोसिस टाइप का सेल डिवीजन भी आपने पढ़ लिया। ठीक है, वहां पर क्या होता था कि ये जो एक सेल मदर सेल कहेंगे, मदर सेल होती थी, इसके भी यहाँ पर दो एक मदर सेल से दो सेल बनती थी, दो डॉटर सेल इस तरह से बनती थी, है ना। तो दो डॉटर सेल हम डायरेक्ट बना दे रहे हैं। उसके बाद इसका मतलब अब यहाँ से भी दो डॉटर सेल्स बनेंगी, एक डॉटर सेल ये और दूसरी डॉटर सेल ये। ठीक है क्या, ये मियोसिस सेकंड है। पहले बात हमने क्या बताया, ध्यान रखना कि मियोसिस सेकंड टाइप का जो सेल डिवीजन है वो क्या है, वो माइटोसिस टाइप के सेल डिवीजन के बिल्कुल समान होता है। अब माइटोसिस यदि आप पढ़े हैं तो इसका मतलब ये भी चीज समझते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर एक कोशिका से दो नई पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। और यहाँ पर ध्यान रहे कि इसका ये जो क्रोमोसोम की संख्या मदर सेल की है, वही क्रोमोसोम की संख्या यहाँ पर भी सभी कोशिकाओं की होती है। क्या, जो क्रोमोसोम की संख्या यहाँ पर है वही क्रोमोसोम की संख्या इनमें भी होगी। ठीक है, स्पष्ट हुआ। इसका मतलब क्या, यह एक होमोटाइप का क्या है, ये होमोटाइप सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन है। होमोटाइप मतलब समरूपी, क्या कोशिका विभाजन है, इसको समरूपी भी कहते हैं, समरूपी कोशिका विभाजन है। समरूपी क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो क्रोमोसोम की संख्या मदर सेल थी वही क्रोमोसोम उनकी डॉटर सेल्स में भी पहुंच रहा है। क्या, जो क्रोमोसोम यहाँ वही यहाँ, जो यहाँ वही यहाँ, जो यहाँ वही यहाँ, इस तरह से सेल डिवीजन। और अंततः क्या बनी, अंततः हमें देखने को मिला कि 4 सेल्स का निर्माण हुआ। अब जाकर के क्या, अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण हुआ। क्या, अब हम कह सकते हैं ना कि अर्धसूत्री विभाजन में अंततः 4 नई कोशिकाएं जन्म लेती हैं। और एक बात ये भी ध्यान रखेंगे क्या, कि यहाँ पर जो ये कोशिकाएं जन्मी हैं, जो ये कोशिकाएं बनी हैं, वो मदर सेल से बिल्कुल अलग हैं। क्या है, मदर सेल से, एक तो इससे भी अलग है, ये कोशिकाएं इससे भी अलग है। जरा देखो, जब ये कोशिकाएं, ये दोनों नई सेल इससे अलग है तो इसका मतलब ये तो जाहिर सी बात है अलग होंगी, है ना, अलग होंगी। तो अब इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इस विभाजन में, अर्धसूत्री प्रकार के विभाजन में डॉटर सेल मदर सेल से बिल्कुल अलग अलग होती है। अब ठीक है, जरा देखो कि यदि कोशिकाएं अलग अलग रूप में जन्म लेती है तो इसका मतलब क्या होगा, एक नई प्रजाति के जीव का निर्माण होगा ना। मतलब जैसे जो मदर में क्वालिटी थी वो क्वालिटी उनके संतानों में नहीं आएगी, कुछ दूसरे ही क्वालिटी के जीव बनेंगे, है ना। क्या हुआ, तो यहाँ पर एक अलग लिखेंगे क्या, इस या फिर अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा नई प्रकार की, या फिर इस विभाजन के द्वारा नई प्रजाति के जीवों का निर्माण होता है। नई प्रजाति के जीवों का निर्माण होता है, समझ पाए, नई प्रकार के जीवों का निर्माण होता है। पूछा जाएगा कि नई प्रकार के जीवों का निर्माण किस कोशिका विभाजन द्वारा होता है, तो आपको बताना है क्या, मियोसिस विभाजन द्वारा, मतलब अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। ठीक है, अब देखेंगे कि यहाँ पर ये x मतलब समान रूप में गुणसूत्रों की संख्या क्या है, एकल गुणसूत्र है, डबल नहीं है। अभी क्रोमोसोम की संख्या कहेंगे यहाँ पर एकल है, डबल कब होगी, जब जाइगोट बनेगा, है ना। जब जाइगोट बनेगा तब जाकर के ये पुनः डबल हो जाएगी। जाइगोट कैसे बनेगा, तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब निषेचन होगा, उसके बाद तब जाकर के 2 सेल्स बनेगी। और वो कैसे, एक स्पर्म सेल मिलेगी और दूसरी ओवम सेल मिलेगी, तो उसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तब जाकर के वो जाइगोट बनेगी, तब वहां पर क्या, पुनः ऐसी संरचना इनकी बन जाएगी। फिर से समझेंगे, यहाँ पर ये क्या,
गुणसूत्रों की संख्या कैसी हो गई है, एकल गुणसूत्र है ये, क्या एकल गुणसूत्र है, एकल गुणसूत्र है ये सभी एकल गुणसूत्र है। डबल कब बनेंगे, डबल कहेंगे, एक पॉइंट लिख लेंगे, डबल होने के लिए, डबल होने के लिए निषेचन के बाद, क्या निषेचन के बाद जाइगोट बनने पर होता है, जाइगोट बनने पर होता है। समझ पाए? फिर से हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पर ये एकल गुणसूत्र है, जब निषेचन फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी तो जरा देखेंगे कि यहाँ पर हम कह सकते हैं एक ओवम सेल और दूसरी क्या स्पर्म सेल जब मिल जाएंगे तो मतलब डबल हो जाएंगे तो पुनः यही सेल किसका रूप धारण कर लेंगे, ये 2x वाले सेल का रूप धारण कर लेंगे, मतलब क्या पुनः इस रूप में बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन किस क्रिया के द्वारा, तो जाइगोट बनने के द्वारा। ठीक है, तो ये सारी की सारी प्रोसेस थी क्या, मियोसिस या फिर अर्धसूत्रीय विभाजन। ठीक है, जो चीज समझ में ना आया हो कमेंट करके बताएंगे, हम बिल्कुल बताने के लिए तैयार हैं। ठीक है, अब यहाँ तक की कहानी यहीं पर समाप्त। आगे अगले लेक्चर में एक छोटा सा पॉइंट और बचा है, वो ठीक है।